आज की इस क्लास में हम समय के मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो जैसा कि समय का मापन, जैसे कि द्रव्यमान का मापन हमने किया, लंबाई का मापन हमने किया, ठीक उसी प्रकार समय को मापना भी आवश्यक था। और इस समय का मापन सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने अपनी नाड़ी के धड़कन को माप करके और समय को मापने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि उनकी नाड़ी की जो धड़कन है वह एक निश्चित समयांतराल के बाद फिर से धड़कती है ना। तो इस आधार पर समय का मापन प्रारंभ हुआ। और समय मापन का यह सिद्धांत किसी घटना की एक निश्चित समयांतराल के बाद पुनरावृत्ति पर आधारित है ना। जैसे हम ही अपनी नाड़ी को छुएं तो क्या होगा, एक निश्चित समयांतराल के बाद नाड़ी पुनः धड़केगी, है ना। एक टाइम पीरियड होता है उसका, एक निश्चित समयांतराल के बाद ही वह घटना घटित होती है ना। तो इस आधार पर समय का मापन प्रारंभ हुआ। ठीक, और समय को मापने की दो विधियां बनाई गई। एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, इस विधि में समय का मापन हम प्रचलित घड़ियों की सहायता से निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी टाइम क्या है हम देख पाएंगे, जो प्रचलित घड़ियां जो आमतौर पर सभी के घरों में या अपन रिस्ट वॉच भी पहनते हैं होती हैं। ठीक है, ये प्रचलित घड़ियां हैं, है ना, जिनको हम आमतौर पर देखते हैं और उसको देखकर हम टाइम बता सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं पीछे का टाइम, आगे का टाइम। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि है। दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष विधि। इसमें कोई प्रचलित घड़ी नहीं होती। अत्यंत अल्प समय व दीर्घ समयांतराल के मापन के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मान लेते हैं कोई समय सेकंड से भी कम है, जैसे माइक्रो सेकंड है। अब माइक्रो सेकंड के लिए कोई घड़ी तो बनी नहीं है प्रचलित घड़ी, और अत्यधिक समयांतराल, अत्यंत अल्प समयांतराल के लिए और दीर्घ समयांतराल के लिए हम प्रचलित घड़ियों से इनका मापन नहीं कर सकते, अत्यंत अल्प समय का व दीर्घ समय का। तो इनके मापन के लिए पहले बात करें तो अत्यंत अल्प समयांतराल के मापन के लिए सीजियम परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाता है ना। सीजियम परमाणु घड़ी होती है, उस घड़ी से हम अत्यंत अल्प समयांतराल का मापन करते हैं। और इस घड़ी में 10⁻13 सेकेंड में, मतलब बहुत बड़ा समय है 10⁻13 सेकेंड, पता नहीं कितना समय हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻13 सेकेंड में 1 सेकेंड से भी कम त्रुटि होने की संभावना रहती है। 10⁻13 सेकेंड मीन्स बहुत बड़ी वैल्यू, एक के बाद 13 जीरो, है ना, एक के बाद 13 जीरो, सोचो कितनी बड़ी वैल्यू होगी, है ना। इतने सेकेंड में 1 सेकेंड से भी कम त्रुटि होने की संभावना होती है। मतलब बहुत परफेक्ट मेजर करता है ये परमाणु घड़ी, है ना। इसका मेजर इतना सही, इतना अचूक होता है, इतना सही होता है, इतना परफेक्ट होता है कि यह 10⁻13 सेकेंड में 1 सेकेंड से भी कम की त्रुटि करता है। ठीक है, और एक वर्ष में यह त्रुटि प्लस माइनस या तो प्लस हो सकती है या फिर माइनस हो सकती है। प्लस माइनस 3 माइक्रोन सेकेंड से भी कम होती है। 3 माइक्रो सेकेंड से, सॉरी, है ना, 3 माइक्रो सेकेंड से भी कम होती है क्या, इसकी त्रुटि एक वर्ष में। सोचो, 1 माइक्रो सेकेंड में कितना होता है, 10⁻16 सेकेंड, है ना। 1 माइक्रो सेकेंड है ये, 10⁻6 सेकेंड। तो प्लस माइनस 3 माइक्रो सेकेंड में कितना हो जाएगा, या तो प्लस की वैल्यू होगी या तो माइनस की वैल्यू होगी। 3 × 10⁻6 सेकेंड। तो एक वर्ष में इतनी कम त्रुटि होना मतलब एक आश्चर्यजनक बात है ना। बहुत अच्छा परफेक्ट मेजर करके देता है परमाणु घड़ी, सीजियम परमाणु घड़ी, अत्यंत अल्प समयांतराल के मापन के लिए। ठीक है, तो बात समझ आई। समय मापन में दो विधियां, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में प्रचलित घड़ियों से हम समय का मापन करते हैं, और अप्रत्यक्ष विधि में हम जब बहुत अल्प समयांतराल का मापन करते हैं तो परमाणु घड़ी, सीजियम परमाणु घड़ी का उपयोग करते हैं। और यह घड़ी 10⁻13 सेकेंड में 1 सेकेंड से भी कम त्रुटि देती है, या 1 सेकेंड से भी कम त्रुटि प्राप्त होती है इस घड़ी से। तथा एक वर्ष में यह त्रुटि प्लस माइनस 3 माइक्रो सेकेंड होती है। मतलब बहुत परफेक्ट मेजर देता है ये। इसलिए अत्यंत अल्प समयांतराल के मापन में सीजियम परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाता है। अब है दीर्घ समयांतराल का मापन। तो दीर्घ समयांतराल जैसे जीवाश्मों की आयु, पत्थरों की आयु,
के मापन के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग की घटना का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दीर्घ समय अंतराल क्या होंगे, जैसे जीवाश्म हो गए, है ना, धरती के अंदर दबे हुए पत्थर हो गए, इनकी आयु के मापन के लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग की घटना का उपयोग करते हैं। ठीक, जीवाश्म की आयु के लिए कार्बन डेटिंग का व पत्थर की आयु के लिए यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किया जाता है। ओके, कार्बन की आयु के लिए जीवाश्म की आयु के लिए कार्बन डेटिंग का तथा पत्थरों की आयु के लिए यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किया जाता है। यह है दीर्घ समयांतराल का मापन। ठीक, अब देखते हैं समय अंतरालों का परास। ठीक, तो जैसे कि समय अंतरालों का परास भी बहुत विस्तृत है, हाँ? इनका क्षेत्र, समय अंतरालों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जहां एक और हम बहुत कम दूरी, नाभिकीय दूरी, मतलब बहुत कम की दूरी कहलाती है, इस दूरी को तय करने में लगे समय का मापन करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगे समय का मापन करते हैं, प्रकाश को सूर्य से चंद्रमा तक पहुंचने में लगे समय का मापन करते हैं, और तो और हम पृथ्वी, ग्रहों तथा तारों की आयु का मापन भी करते हैं समय से। ठीक है, तो आइए जानते हैं इन क्षेत्रों के बारे में, जहां हम एक छोटी सी दूरी से लेकर के एक लंबी दूरी तथा तारों ग्रहों की आयु की गणना करेंगे, और हमने कर लिया है। ठीक है, वो सब नीचे लिखे हुए हैं, आइए इसको देखते हैं। तो समय अंतरालों की परास में पहली जो घटना है वह है नाभिकीय दूरी को तय करने में प्रकाश को लगा समय। ठीक, तो प्रकाश नाभिकीय दूरी तय करने में बहुत कम समय लेती है, लगभग 10⁻22 सेकेंड। दृश्य प्रकाश तरंगों का आवर्तकाल होता है 10⁻⁻15 सेकेंड। परमाणु की उत्तेजित अवस्था की आयु, परमाणु जब उत्तेजित होता है तो उसकी आयु होती है 10⁻8 सेकेंड। रेडियो तरंगों का आवर्तकाल होता है 10⁻6 सेकेंड। पृथ्वी को, प्रकाश को सूर्य से चंद्रमा तक पहुंचने में जो समय लगता है वह 10⁻0 सेकेंड। ठीक, मतलब 1 सेकेंड। ठीक है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वह 10⁻2 सेकेंड। पृथ्वी के घूर्णन का समय, पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उसके घूर्णन का समय है 10⁻5 सेकेंड। पृथ्वी का परिक्रमण काल है 10⁻7 सेकेंड। मानव की औसत आयु है 10⁻9 सेकेंड। पृथ्वी की आयु है 10⁻17 सेकेंड। सूर्य की आयु है 10⁻18 सेकेंड। ठीक है, तो आज हमने समय के मापन का अध्ययन किया। 2 विधियां हमने देखी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि, तथा उन विधियों से अप्रत्यक्ष विधियों में हमने समय अंतरालों के परास को देखा, जहां एक ओर हम नाभिकीय दूरी को तय करने में प्रकाश जितना समय लेती है उसका मापन हमने देखा कि कितने सेकंड का समय लेती है, तो वहीं दूसरी ओर हम सूर्य की आयु, पृथ्वी की आयु की गणना भी हमने की। ठीक है, तो अब आज इस मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर आज क्लोज होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरे पार्ट पर इंटर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।